तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव की। देखिए आज जो हम लोग पढ़ने हैं वो पढ़ने वाला है बिस्कोहर की माटी, यानी कि आपका जो सेकंड बुक है अंतराल बुक, वहाँ से हम लोग पढ़ने वाला है। ठीक है, तो ये जो आपका एक छूट रहा था इसके लिए मैंने क्या किया, इस पर वीडियो ही बना दिया। तो बिस्कोहर की माटी को हम लोग देख लेंगे, उसके बाद देखेंगे हम लोग अपना मालवा, वो आपका दूसरा वीडियो में आएगा। तो चलिए यहाँ से जो भी प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे बारीकी से एक एक प्रश्न को देखेंगे। तो देखिए आपका जो मॉडल पेपर में हर एक प्रश्न जो यहाँ पर बनता है, उसी लिए मैं क्या किया कि वीडियो ही डायरेक्ट बना दिया चैप्टर वाइज। तो देखिए आपका जो पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कोइयाँ किसे कहते हैं, उसकी विशेषता बताएं। तो कोइयाँ को बताना है, उसके बाद उसको विशेषता को भी बताना है। तो चलिए देख लेते उत्तर क्या है कि कोइयाँ एक जल पुष्प है, इसे कुमुद भी कहते हैं, इसे कोकावली के नाम से भी जाना जाता है। कोइयाँ जो है एक प्रकार का जल पुष्प यानी कि जल में होने वाले पुष्प है, फूल है, और इसे कुमुद या फिर कोकावेली भी कहते हैं, दोनों नाम से इसको जाना जाता है। यह शरद ऋतु में गड्ढों के पानी में होता है। यह उत्तर भारत में अत्यधिक पाया जाता है। शरद ऋतु में चांदनी रात में तालाबों में चांदनी का प्रतिबिंब और श्वेत वर्ण का एक कुइयाँ एक रूप होता है। देखिए कुइयाँ जो होता है ये अधिकतर उत्तर भारत में यानी कि ऊपर की ओर वहाँ होता है, और ये कहाँ होता है, शरद ऋतु में होता है। कब होता है, शरद ऋतु के समय, और गड्ढों में होता है। ठीक है, जहाँ पानी जम जाता है। इस प्रकार से कुइयाँ यानी कि कोकावेली या फिर कुमुद जो भी कहते हैं, इसकी विशेषता रह गई। और उसके कलर का अगर बात किया जा सकता है तो ये दूधिया कलर का होता है, ये भी बात आप लोग याद रखेंगे। और ये बहुत अच्छा दुर्गंध भी देती है, यानी कि सेंट भी करती है। क्लियर, एक तो आपका प्रश्न बन गया, ये आपका मॉडल पेपर में भी बना था। चलिए अब हम लोग दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं दूसरा प्रश्न की। देखिए आपका जो यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि बच्चे का दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं है के सारे संबंधों का जीवन चरित्र होता है, टिप्पणी कीजिए। यानी कि बच्चे का जो दूध पीना सिर्फ पीना नहीं है, इसके और भी सारे संबंध होते हैं, उसको आपको बताना है। तो चलिए हम लोग उत्तर को देख लेते हैं। क्या है कि बच्चे का माँ, ठीक है, बच्चे का अपनी माँ का दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं, माँ से बच्चे के सारे संबंधों का जीवन चरित्र है, क्योंकि बच्चा माँ के दूधपान के साथ साथ उसकी स्पर्श और गंध द्वारा ममता भी प्राप्त करती है। यानी कि जो माँ होती हैं, जो बच्चे होते हैं, माँ का दूध सिर्फ नहीं पीते, उनसे जो भी ज्ञान है या तो फिर उसके स्पर्श में रहकर उससे जो भी कुछ होते हैं सारा चीज़ लेते हैं। ठीक है, उससे दूध भले ही पीते हैं, दूध के साथ साथ जितना माँ का जो भी ये होते हैं वो सारा बच्चा पर भी आता है, बच्चा पर भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इससे माँ का जो ममता है इस पर प्रभाव पड़ता है, इसको बताया गया उत्तर में। आगे देखते क्या लिखा हुआ है कि माँ का दूधपान करते समय बच्चा स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। जब बच्चा अपनी माँ के पास होती है, अपना माँ का दूध पीता है, तो बच्चा क्या अपने आप को सुरक्षित यानी कि सुरक्षित महसूस करता है। वह सारे वातावरण के स्नेह और ममता प्राप्त करता है। ठीक है, वह सारे वातावरण से स्नेह यानी कि बहुत जितने भी वातावरण से स्नेह, प्यार और माँ से ममता प्राप्त करता है। माँ के अपना द्वारा संस्कारों को प्रदान भी बच्चे में दूधपान के माध्यम से होता है, और माँ के संस्कार बच्चों में भी आता है दूधपान के माध्यम से। ठीक है, बच्चे को माँ नारी मित्र संरक्षण सभी का दुख एक साथ देती है। ठीक है, जो बच्चे हैं माँ को नारी मित्र संरक्षण सभी का सुख एक साथ देते हैं। क्लियर, इस प्रकार से आपका जो दूसरा प्रश्न का उत्तर समाप्त होता है, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं तीसरा प्रश्न की। देखिए ये जो प्रश्न आपका तीसरा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी आपका मॉडल पेपर में छपा था। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। ये जो आपका प्रश्न पूछा है कि विश्वनाथ पर क्या अत्याचार हो गया, जो हमारे लेखक जी हैं विश्वनाथ जी, तो इस पर क्या अत्याचार हुआ था आपको बताना है। तो चलिए उत्तर को देख लेते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या है कि विश्वनाथ के बाद जब उसका छोटा भाई पैदा हुआ, यानी कि विश्वनाथ जो थे लेखक, इसके बाद इसका एक छोटा भाई पैदा हुआ, तब उसके छोटे भाई का कब्जा माँ के दूध पर हो गया। जब बच्चा न्यू आया तो सिंपल सी बात है कि अब दूसरा बच्चा छोड़ के, दूसरा बच्चा मतलब विश्वनाथ जी को छोड़ के अब वो बच्चा तो अपना माँ पर हक जमाएगा। ठीक है, ठीक है, उनका दूध पीना छूट गया। अब यहाँ बताया जा रहा है कि उनका दूध पीना छूट गया कैसे, अब मैं बताने का प्रयास करो, आप समझिए। क्या हुआ कि विश्वनाथ के बाद उसका छोटा भाई पैदा हुआ, और क्या हुआ कि उसके छोटे भाई का माँ के दूध पर कब्जा बढ़ गया, और विश्वनाथ जी थे जो लेखक थे, इनका मतलब दूध पीना छूट गया। उन्हें गाय का दूध पिलाया जाने लगा, और जो हमारे लेखक थे उनको गाय का दूध पिलाने लगा। उसे गाय के दूध का स्वाद अच्छा नहीं लगा, लेकिन जो हमारे जो लेखक हैं विश्वनाथ जी, इनको गाय का दूध अच्छा नहीं लगने लगा। वह जिद करने लगा कि हम गाय का दूध ना ही पियब, अम्मक दूध पियब। यानी कि देखिए यहाँ पर ये अपना गांव वाला लैंग्वेज का प्रयोग किए हैं कि हम गाय का दूध ना ही पियब, अम्मक दूध पियब, मतलब हम गाय का दूध नहीं पियेंगे। अम्मा यानी कि अम्मक का मतलब होता है माँ, अम्मा जो भी बोलेंगे, हम माँ का दूध पियेंगे, ये लेखक बताते हैं।
उनकी जिद के कारण माँ के स्तनों पर बुकवा का लेप लगाकर दूध पिलाया गया। अब जब उतना जिद करने लगे लेखक, तब क्या किया, उनको जो माँ का जो स्तन होता है इसमें क्या बुकवा का लेप लगाकर, यानी उपटन का लेप लगाकर उनको पिलाया गया। फिर क्या हुआ, जब इसको पिलाया गया तो लेखक को केसला स्वाद जुबान पर लगते ही विश्वनाथ ने गाय का दूध पीना शुरू कर दिया। विश्वनाथ का माँ का दूध पीना छूटना ही एक प्रकार का अत्याचार था। और जो विश्वनाथ जी थे, हमारे जो लेखक थे, उनका माँ का दूध पीना जो छूटा वही उसका अत्याचार है। इसी के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया जा रहा है उत्तर के माध्यम से। जो लेखक का माँ के प्रति जो प्रेम था और दूध जो पीना चाहते थे लेखक, उनको जो छूट गया वही उस पर अत्याचार लग रहा था कि अब मुझे माँ प्रेम नहीं करेगी, छोटे भाई को ही दूध पिला रही है, मुझे नहीं दे रही। इसलिए जो हमारे लेखक थे विश्वनाथ जी, इनको अत्याचार लग रहा था। क्लियर। तो चलिए हम लोग चौथा प्रश्न की बात कर लेते हैं। ये भी प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है, ठीक है, देख लीजिए इसको भी। क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि गर्मी और लू बचने के उपायों का विवरण कीजिए। यानी कि गर्मी से और लू से बचने के लिए आपका जो भी कुछ करते हैं आप, वो आपको बताना है। क्या आप भी उन उपायों से परिचित हैं? देखिए जो विस्कोर की माटी जो हम लोग पाठ पढ़े लेखक द्वारा जो भी बात कही गई है, इनमें से जो भी लू से बचने के जो उपाय बताए गए हैं, क्या आप इन से परिचित हैं, वो आपको बताना है। तो क्या क्या बात किया गया था पाठ में गर्मी से बचने के लिए, तो हम लोग देख लेते हैं। सिंपल सा उत्तर है, क्या है कि गर्मी में लगी लू से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय हैं, ठीक है। पहला नंबर क्या है कि गर्मी से बचने के लिए धोती या कमीज के साथ प्याज बांध दी जाती थी। क्या, तो इस पार्ट में क्या बताया गया था कि जो गर्मी के समय आता था तो धोती और कमीज जो होता था उसके साथ प्याज जो होता ना, प्याज, ठीक है, तो इस प्याज को बांध दिया जाता था। दूसरा में क्या लिखा हुआ कि लू लगने से बचने के लिए कच्चे आम का पन्ना, उसे भूनकर गुड़ या चीनी से उसका शरबत बनाकर पीना, उसे शरीर का लेपना या तो फिर नहाना, कच्चे आम को भून अथवा उबालकर उससे शरीर धोना आदि कार्य किए जाते हैं। क्या बता दे रहे हैं कि जो आम होते थे ना, कच्चे आम, उनको भूनकर या तो फिर गुड़ या चीनी से मिलाकर शरबत बनाकर पीते थे। लू से बचने का एक सिंपल सा तरीका। दूसरी बात क्या बताया जा रहा है कि आम को जलाकर उसको मतलब शरीर में लेप के टाइप को लगाना, ठीक है। शरीर में भी लू से बचने के लिए बहुत कोई क्या करते हैं, आम को लगाते हैं, और साथ ही जो आम होते हैं ना, उस आम को पकाकर शरबत बनाकर भी पीते हैं। ये तो आमतौर में गाँव में होते हैं अभी भी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भी वहाँ पे बताया गया, क्योंकि देखिए वो भी तो अपना गांव की विशेषताओं की बता रहे थे, तो हो जाता है। अब तीसरा जो यहाँ पर बताया गया है कि कच्चे आम को पकने पहले ही खाना, ठीक है, जो पकने से पहले ही खाना। फिर यहाँ पर क्या लिखा था, कच्चे आमों के गुच्छे पेड़ पर लगे देखना, ये भी हो जाता है। हम सभी गर्मी से बचने इन उपायों की परिचित। देखिए हम सभी जो इस गर्मी के उपाय जो भी बताएं, गर्मी से बचने के जो भी उपाय बताएं अभी हमारे लेखक विश्वनाथ जी, उनसे हम परिचित हैं। अभी भी अधिकतर गाँवों में अभी भी होता है इस प्रकार से, आम को जलाकर पिलाया जाता है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके वहाँ क्या आम को जलाकर शरबत बनाकर पिया जाता है। अगर पीते हैं तो हमें कमेंट करके बता दें, अगर नहीं पीते हैं तो भी। और एक बात, क्या आप भी मालिश करते हैं, जिस प्रकार से आपके घर में आपके मम्मी या तो फिर दादी बताते थे आम को जलाकर शरीर में बॉडी मतलब जो बॉडी होता है इसमें लेप किया जाता है, ये भी आपको बताना है। तो सबसे पहले आप कमेंट करके ये बताइए कि क्या आपके घर में भी शरबत को मतलब जलाकर शरबत बनाकर पिया जाता है आम को। चलिए ये बात तो ये रह गया जिस प्रकार से। इससे फिर क्या है कि इसके अतिरिक्त नींबू पानी भी लू से बचने का उपाय है, और नींबू पानी भी एक प्रकार से लू से बचने का उपाय रह जाता है। तो इस प्रकार से लू एवं गर्मी से बचने का जो भी उपाय था लेखक जो बताए हैं पाठ के माध्यम से, वो भी यहाँ पर लिया गया है। और आपको भी कुछ आता होगा अपने ओर से तो लिख सकते हैं। क्लियर। और आप लोग को भी ये सब अच्छे लगते हैं तो कमेंट कीजिए। चलिए तब हम लोग बात कर रहे थे पांचवा प्रश्न की। देखिए आपका जो यहाँ पर पांचवा जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि लेखक विश्वनाथ ने किन आधारों पर अपनी माँ की तुलना बतख से की। अब जो लेखक हमारे लेखक हैं विश्वनाथ जी, वो अपनी माँ की तुलना बतख से किया है। जो बतख हैं उन पर तुलना किया है। अब क्यों किया है वो हम लोग वो बताना है, ठीक है। अब कैसे क्या है, तो देखिए उत्तर क्या है कि माँ का ममता जैसा ममता ही पशु का ममताओं और पक्षी अंडज में होता है। जिस तरह एक माँ मनुष्य का माँ का जो ममता होता है, उस तरह उस पक्षी का माँ में भी ममता होता है। एक बार विश्वनाथ ने एक बतख को देखा। एक बार क्या हुआ, जब विश्वनाथ जी पार्क में घूमने गए थे तो उन्होंने एक बतख को देखा। बतख अंडा देने को होती तो पानी छोड़कर ज़मीन पर आ जाती, और जब भी बतख अंडा देती तब वो पानी को छोड़कर बाहर आ जाती। वह एक बहुत सुरक्षित कांटेदार बाड़े में अंडा देती है, ठीक है।
तो वह क्या करती थी, मतलब सॉरी, जो बतख है, लेखक बताते हैं कि बतख वो कांटेदार झाड़ी में आकर वो अंडा देते थे। एक बतख कई अंडों को सेती और जो एक बतख होती है कई सारे अंडों को सेती है। पंख फैलाकर उसे दुनिया से बचाती और अपना जो पंख होता उस पंख को बचाते हुए अपने मतलब उस फैलाकर अपने अंडों को बचाती है। बत्तख की चोंच सख्त और अंडों की खोल नाजुक होने के कारण कुछ अंडे बत्तख माँ के डेनों से बाहर चिटक जाते हैं। बत्तख उन्हें अपनी चोंच से सरकता एवं कोमलता से डेनों के अंदर छुपा लेती हैं। क्या करती, जो बत्तख माएँ होती हैं अपने जो भी चोंच होती है उससे बचाने का प्रयास करता है, अपने पंख से बचाने का प्रयास करता है अपने अंडों को। आगे क्या लिखा कि अगर अंडे को कौवा ताक रहा होता तो माँ की नज़र कौवे की ताक पर भी रहती थी। जब कोई कौवा वगैरह उस अंडे को देखता तो बत्तख माँ जो होती हैं वो उस कौवा पर भी ध्यान रखती है। ठीक, कभी कभी वह बड़ी सावधानी से अंडों को उलटती पलटती भी थी। और कभी कभी क्या होती थी, जो वो बतख थी अपने अंडों को बहुत ही सावधानीपूर्वक उलटती पलटती भी थी। बतख उसकी माँ की तरह ही अंडों की देखभाल करती है। और जो बतख है वो लेखक बता रहे हैं कि बतख ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की लेखक की माँ लेखक को सावधानीपूर्वक देखभाल करती थी, उसी प्रकार बतख भी अपने अंडों को सावधानीपूर्वक देखभाल कर रही है। इसलिए विश्वनाथ ने अपनी माँ की तुलना बतख से की है। इसीलिए इन चीज़ों को देखने के बाद लेखक ने क्या किया है कि अपनी माँ की तुलना उन बतख से किया है। क्योंकि देखिए बतख का माँ हो चाहे मनुष्य का माँ हो, ठीक है, माँ माँ होती है चाहे किसी की भी माँ हो। तो इसीलिए लेखक ने क्या किया है, बतख की तुलना अपने माँ से किया है। क्योंकि देखिए जिस प्रकार से यहाँ बताया गया कविता में कि अंडों को बचा रही थी अपने बतख अपने बच्चों को बचा रही थी, उसी तरह और जो अपने मनुष्य की माँ होती है वही अपने बच्चों को बचाती है। क्लियर। तो चलिए बात कर लेते हैं अब छठा प्रश्न की। देखिए आपका जो यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिस्कोहर में हुई बरसात का जो वर्णन विश्वनाथ ने किया है उसे अपने शब्दों में कीजिए। यानी कि बिस्कोहर में जिस तरह से बरसात हुआ था वो आपको अपने शब्दों में करना है। तो चलिए उत्तर को देख लेते हैं। क्या है कि बिस्कोहर में हुई बरसात का वर्णन विश्वनाथ ने करते हुए कहा है कि वर्षा एकाएक नहीं आती थी, जो वर्षा होती थी अचानक से नहीं आती थी। पहले बादल घिरते थे, फिर उनकी गड़गड़ाहट की सुनाई दे पड़ती थी। पूरा आसमान बादलों से घिरा जाता था जिससे दिन में रात लगने लगती थी। क्या बता रहे लेखक कि पहले जब बारिश होता था तब अचानक से नहीं होता था, पहले बादल घिर जाते थे, उसके बाद उसकी गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई देती थी, फिर पूरा आसमान बादलों से घिर जाता था और फिर क्या होता था, जब घिर जाता था तब दिन जो है रात के समान लगते थे। वर्षा दूर से आते ऐसे दिखाई देते थे जैसे घोड़ों की कतार दूर से दौड़ी चली आ रही है। और जब वर्षा आता था उस समय उसको ऐसा लगता था जैसे कि घोड़े से मतलब घोड़ा जो है कतारबद्ध तरीके से दौड़ी चली आ रही है। छत्ते भी टपकने लगती। कई दिन लगातार वर्षा के कारण दीवार गिर जाती, घर भी पानी से धंस जाते हैं। ये जो लेखक बता रहे हैं, देखिए गांव का सीन बता रहा है उसीलिए यहाँ पर, उस समय तो गांव का सीन अगर बताया जा रहा तो वहाँ मिट्टी का सामान्य तौर पर घर होगा। तो बता रहे हैं लेखक कि जब पानी गिरता था तो घर धंस जाते थे। ठीक है, इसी प्रकार से बात किया जा रहा है। और आगे लिखा हुआ कि भीषण गर्मी से राहत पाकर बरसात से पुलकित होकर कुत्ते बकरी मुर्गे भौं भौं चूं चूं करते हुए मदस्त इधर उधर भागने लगते थे। दूब और वनस्पतियां वर्षा के जल में घुलकर नव रहित दिखाई देती थीं। अब क्या बता रहे लेखक कि जब गांव का यहाँ हाल दिखा गया, इसलिए गांव की तरफ बता रहे हैं कि जब गर्मी के समय आता था तो इससे राहत पाकर बरसात के दिनों में क्या करते थे, कुत्ते हो गए, बकरी हो गए, मुर्गे हो गए, ये मतलब भौं भौं चूं चूं इस प्रकार से आवाज़ निकाल कर इधर उधर घूमते रहते थे। ये बता रहे लेखक। आगे क्या लिखोगे, वर्षा के बाद ठीक है, गंदगी कीचड़ बदबू चारों ओर होती थी। और बरसात के बाद क्या होता था कि उस गांव में पानी जम जाता था, जहाँ तहाँ पानी गंदगी कीचड़ चारों ओर होता था। जब बाढ़ आती तो खेत खलिहान सब पानी से भर जाता था। और जब भी बाढ़ आती थी तो जो खेत खलिहान है वो पानियों से भर जाता था, पानी से लबालब भरा जाता था। बिस्कोहर की धरती, सिवान, आकाश, दिशाएं, तालाब, बूढ़ी ताप्ती नदी सब वर्षा के जल से निखरे दिखाई देते हैं। धान के पौधे झूमने लगते हैं तथा सभी वनस्पति ठीक है, भुट्टे, चरी, सनई, करेले, खीरे, कंकर, भिंडी, तोरी सभी झूमते दिखाई देते थे। इस प्रकार से कुछ
यहाँ पे बताए जा रहे हैं फसलों के नाम, और ये भी बताया कि भी झूमते नजर आ रहे थे। तालाबों में भरा नीला जल, ऐसा लगता था जैसे इसमें भी अभी कोई देवी देवता प्रकट हुआ हो। तो ये जो तालाब में पानी भरा हुआ था तो जिस प्रकार से नीला दिखा था, इससे लगता था कि इसमें कोई देवी देवता प्रकट होगा। ये रह गया आपका जो छठा प्रश्न, ये समाप्त होता। अब जो एक प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न आपका जो मॉडल सेट में पूछा गया है, तो इस प्रश्न को भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए क्या प्रश्न देख लेते हैं। आपका जो यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि फूल केवल गंध ही नहीं देता, दवा भी करते हैं, कैसे, ये आपको बताना है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिए इसको भी देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही छोटा सा प्रश्न है। तो उत्तर इस प्रकार है कि फूल गंध के साथ साथ दवा का भी काम करते हैं। जो फूल वगैरह होते हैं ये केवल दुर्गंध ही नहीं देते हैं, ठीक है, ये दवा का भी काम करते हैं। नील के फूल और पत्ते चेचक के रोगी के पास रखे जाते हैं। जो देखिए चेचक का बीमारी खास आमतौर पर देखिए ज़्यादातर गाँव में होते हैं, तो उनके रोगी के पास जो नीम के पत्ते हैं वो रखे जाते हैं। बेर का फूल सूंघने से जो है बड़े ततैया का डंक छड़ जाता है, और बेर का फूल भी ये आपका काम आता है। गुड़हल के फूल को देवी का वरदान माना जाता है, और जो गुड़हल का फूल है उसे देवी का वरदान भी माना जाता है। देखिए गांव में क्या होता था, फूल वगैरह जैसे पत्ती वगैरह से फूल का पत्ती जो है उसको निचोड़ कर कान में लगाया जाता था। इस प्रकार से बहुत अनेक कार्य हैं जो फूल को केवल पूजा कर रहे हैं या तो फिर दुर्गंध के लिए नहीं, उसको दवा बनाने का भी काम आता था। तो इस प्रकार से आपका सातवां प्रश्न बहुत ही ईजी था और समझ में आया होगा। चलिए बात कर लेते हैं आठवां प्रश्न की। देखिए आपका जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्राकृतिक सजीव नारी बन गई, इस कथन के संदर्भ में लेखक की प्राकृतिक नारी और सौंदर्य संबंधी कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो चलिए छोटा सा उत्तर है, इसको भी देख लेते हैं। क्या है कि प्राकृतिक नारी बन गई थी, लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि बरसात की भीगी चांदनी रात में चांदनी पेड़ों लताओं पर फूल के रूप में दिखाई दी। देखिए चांदनी भी प्राकृतिक, फूल भी प्राकृतिक, जूही की खुशबू भी जो खुशबू होते हैं दुर्गंध होते हैं वो भी प्राकृतिक। अतः लेखक को जूही की लता चांदनी के रूप में लगी। इसमें फूलों का जो दुर्गंध होता है, जो खुशबू होता है, वो भी आ रही थी। इस प्रकार से आपका छोटा सा उत्तर रहता है, ये भी आपका क्लियर होता है। अब हम लोग बात करेंगे नौवां प्रश्न की। देखिए जो आपका इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा रहा है कि ऐसे कौन सी स्मृति है, यानी कि स्मृति का मतलब होता है याद, ठीक है। तो ऐसी कौन सी स्मृति है जिसके साथ लेखक की मृत्यु का बोध अजीब तौर से जुड़ा हुआ है। ऐसी कोई स्मृति आपके पास है तो लिखिए। तो चलिए इसका भी उत्तर हम लोग देख लेते हैं। क्या है कि विश्वनाथ को बिस्कोहर में एक नारी संतोषी भैया के घर मिली, यानी कि जो हमारे लेखक हैं वो गए थे लड़की देखने अपने भाई के साथ। तो बिस्कोहर को देखो, बिस्कोहर में क्या हुआ कि विश्वनाथ को एक नारी दिखाई मिली। कहाँ? वो संतोषी भैया के घर। वह नारी जूही के फूल और चांदनी के समान कोमल और सुंदर थी, और वह जो नारी थी जूही की फूल चांदनी के समान कोमल सुंदर थी। उसके सौंदर्य से विश्वनाथ बहुत प्रभावित हुए, किंतु अपने प्रेम का इजहार करने से शर्माते रहे। देखिए जो हमारे लेखक थे उनको भी प्यार हो गया था, इस प्रकार से कहानी में बताया जा रहा था, ठीक है। और क्या बताया जा रहा है कि ये जो अपना प्रेम का इजहार वो नहीं कर पाते हैं हमारे लेखक विश्वनाथ जी। उनकी शादी बिस्कोहर में ही हो गई, और जो जिनको हमारे लेखक पसंद किए थे और उनको भी शादी इस मतलब बिस्कोहर में ही हो गया था। उसी सौंदर्य की चाह पूरी न होने का बोध, ठीक है, उसकी स्मृति में आज भी अजीब तौर से जुड़ा हुआ है, और उनकी जो स्मृति है यानी कि याद है वो भी आज जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से आपका जो 9वां प्रश्न है वो समाप्त होता है। अब आज का अंतिम और 10वां प्रश्न है, इसके बाद आपका जो बिस्कोहर का माटी है, इस बात का जितने भी प्रश्न उत्तर रहेंगे वो समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग दूसरा जो वीडियो देखेंगे वो आप जो भी कमेंट किए थे उसी में बनाएंगे। तो चलिए आज का अंतिम प्रश्न और 10वां प्रश्न भी देख लेते हैं। देखिए आपका जो यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि कसेरीन दाई के बारे में लिखिए। जो कसेरीन दाई थी उसके बारे में लिखना है। इसके साथ छत पर लेट कर 3 वर्ष के विश्वनाथ को कैसा लगता था। देखिए हमारे जो लेखक है जिस तरह से उसके छोटे भाई आ गए, उसके बाद उसको अपने माँ के दूर से दूर रहना पड़ा, इस भाई के साथ रहना पड़ा, अब क्या क्या करना पड़ा वो सही आपको पता ही है। तो चलिए उत्तर हम लोग देख लेते हैं फटाक से। क्या बताया जा रहा है कि कसेरीन बाई के बारे में लिखना है। तो चलिए उत्तर देख लेते हैं। क्या बताया जा रहा है कि कसेरीन दाई, ठीक है, जो कसेरीन दाई है, कसेरीन दाई विश्वनाथ के पड़ोस में रहती थी। जो विश्वनाथ थे हमारे लेखक थे, इनके ही पड़ोसी थे कसेरीन दाई। विश्वनाथ को उन्होंने ही
पाला पोसा था कसरीन दाई का साथ। 3 वर्ष का विश्वनाथ लेटा हुआ केवल चांद को देखता रहता था। जो हमारे लेखक हैं उनका लालन पालन अगर बोला जा सकता है तो कहाँ पर हुआ था, इन दाई के पास ही हुआ था, क्योंकि उसका छोटा भाई आ गया था तो ज़्यादातर ध्यान उसके छोटा भाई का पास तो रख नहीं सकते उसकी माँ, इसलिए इसका जो दाई थे वही कर रही थी। और जो 3 वर्ष का बालक था, 3 वर्ष का लड़का, तो हमारे लेखक थे विश्वनाथ जी, और कसी ने दाई थी इसके साथ लेटकर सिर्फ चांद को देखता था। ठीक है। उसे लगता जैसे चांद उसे हाथ में छू रहा है। अब उन्हें लगता था कि जो चांद है उन्हें हाथ में छू रहा है, उसे बातें कर रहा है। ठीक है। और क्या कर रहा था, उसको उससे बातें भी कर रहा है। चांद आसमान पर धूक धूक करके चलता रहा है, और जो चांद है ना आसमान में धीमी गति से धुक धुक करके चलते रहा है। कभी बादल में छिप जाता फिर उसे निकल आ जाता। फिर एक बताया जा रहा है, लेखक बता रहे हैं कि कभी वो बादल में छुप जाते हैं फिर कभी आ जाते हैं। इस प्रकार वह चांद की चांदनी जब छतनार पेड़ के अंतरालों से क्षण कर निकलती तो उसके टुकड़ों को बिखरते और सूक्ष्म पेड़ की लताओं को चुनते हुए देखता रहता है। तो चलिए, इस प्रकार से आपका जो भी प्रश्न रहा ये आपका 10वां प्रश्न समाप्त होता है। तो इस पाठ से 1-2 प्रश्न जो आपका अति महत्वपूर्ण है इसको तो कर लीजिएगा उसको भी, और जितना भी प्रश्न है 1 से लेकर 10 तक इसको भी करने का प्रयास कीजिएगा। तो आपका जो बिस्कोर का माटी है इस पाठ का जितने भी प्रश्न उत्तर बनते हैं ये सारा प्रश्न रह गया। ये जो आपका प्रश्न समाप्त होता है आज, तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।